Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. Desert Rose Psychic provide you psychological awareness or knowledge related to our mind and behavior. I am psychologist Vajiha Naveed and today I'm here to discuss about what is behavior therapy. Behavior therapy is a collective term for types of therapy that treat mental health disorders. बेसिकली हमारे पास बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक कलेक्शन ऑफ थेरेपीज़ है, यानी वो थेरेपी जिसमें हम बाकी सब थेरेपीज़ को इकट्ठा करके रख लेते हैं, एक कलेक्शन बना लेते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी ऑल द बिहेवियर्स आर लर्न्ड एंड दैट कैन बी चेंज्ड। अगर हम बिहेवियर थेरेपी को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि बिहेवियर थेरेपी तो कहती है कि हर तरह का बिहेवियर जो है हम उसको लर्न भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यानी हर बिहेवियर जो एक पर्सन शो कर रहा है उसको लर्न किया जा सकता है और उसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी हम अपना डिज़ायरेबल बिहेवियर शो कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग एवरी बिहेवियर इज़ अ लर्नेबल बिहेवियर एंड इट कैन बी चेंजेबल. इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड चेंज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. बिहेवियर थेरेपी जो है वो बेसिकली यूज़ होती है हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको चेंज करने के लिए। यानी अगर एक पर्सन जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रखता है जिसमें सेल्फ हार्म की थॉट्स हैं, सुसाइडल आइडिएशंस हैं, यानी कि वो सेल्फ हार्म इस हद तक इंक्रीज़ कर सकता है कि वो ख़ुद को ख़त्म करने की भी सोच रखता है, इस तरह का उसका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, तो उसको चेंज करने के लिए बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है. The focus of treatment is often on current problems and how to change them. यानी बिहेवियर थेरेपी जो है ये हमारे करंट प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है। साइकोएनालिटिक थेरेपी जो थी वो हमारे पास एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रही थी, यानी वो हमें पता चलता था उसमें कि जो हमारे पास्ट में हो चुका है वो किस तरह अब हमारे एक्शन को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो हमारी बिहेवियर थेरेपी है ये हमारे प्रेजेंट सिचुएशन पे ही फोकस कर रही है, यानी अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस सिचुएशन में और हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं और हम किस तरह अपने इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ फोकस होता है हमारी बिहेवियर थेरेपी में. अब बात आ जाती है कि बिहेवियर थेरेपी की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है ये बिहेवियर थेरेपी. सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो बिहेवियर थेरेपी है ये मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है. इसमें हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जायटी की कंडीशन आ जाती है, पैनिक डिसऑर्डर्स, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जा सकता है बिहेवियर थेरेपी को. उसके बाद जो बिहेवियर थेरेपी है ये हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है. हमारी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कंडीशन है, वो लोग जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं उनके साथ बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है. अटेंशन डेफिसिट्स हाइपर एक्टिव्स के साथ यूज़ की जाती है. फोबियाज़ की कंडीशन में बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर जिसमें आप एक ही एक्शन बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें भी बिहेवियर थेरेपी को यूज़ किया जाता है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर. सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ भी बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है ताकि उनके बिहेवियर को अच्छी तरह मॉडिफाई किया जा सके. इस सब के बाद बात आती है कि बिहेवियर थेरेपी की टाइप्स क्या हैं. हमारे पास 4 बेसिक जो टाइप्स हैं बिहेवियर थेरेपी की उसमें आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एंड डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी. एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. जैसे कि इसका नाम हमें बता रहा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कॉग्निशन प्लस बिहेवियर. कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो फोकस करती है हमारे पैटर्न्स ऑफ थॉट्स पे और बिहेवियर थेरेपी जो है वो फोकस करती है पैटर्न्स ऑफ एक्शंस पे. तो इसका मतलब क्या हुआ दैट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव थेरेपी का और बिहेवियर थेरेपी का. अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जब हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है दो थेरेपीज़ का, तो इसका मतलब है कि इसकी जो हमारे पास थेरेपी है, जो हमारे पास इसका मेन जो फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा, एक्शंस पे प्लस थॉट्स पे. यानी हम क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बिहाइंड क्या थॉट्स हैं, इस सब पे फोकस करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ये फोकस करती है हमारे करंट एक्शंस पे.
यानी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या सोच रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं, ये सब कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में देखा जाता है। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट टाइप, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी। जैसे इसका नाम हम बता रहे हैं प्ले थेरेपी, प्ले से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ यूज़ की जाती होगी। CBPT is commonly used to treat mental disorders in children। बच्चों के साथ उनके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम CBPT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी को यूज़ करते हैं। In play therapy, child are allowed to choose their toys or to choose what they want to play। यानी बच्चों को फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि वो किन खिलौनों से खेलना चाहते हैं, वो क्या खेल खेलना चाहते हैं। और जो थेरेपिस्ट होता है वो उनको ऑब्ज़र्व करता है, बच्चों की जो प्ले टाइम है उनका उसको देख के ऑब्ज़र्व करता है और उसको देख के वो एक इंसाइट लेता है कि इस तरह बच्चा अपने कौन से बिहेवियर अपने प्ले टाइम में शो कर रहा है जो कि वो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो नहीं बता सकता किसी को, वो अपने प्ले टाइम में वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा जो है वो एग्रेशन शो कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बात पे बहुत एग्रेसिव है और उस बात का एग्रेशन वो किसी को शो नहीं करवा रहा, किसी के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर जो एक एग्रेशन है वो अपने प्ले टाइम में शो कर रहा है। तो प्ले थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है बच्चों के साथ उनके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ACT इज़ अ थेरेपी दैट इंक्लूड्स बिहेवियरल एनालिसिस परफॉर्म बाय मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन। ACT वो थेरेपी है जिसमें बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन के ज़रिए। ACT इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल फ्रेम थ्योरी विच फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन लैंग्वेज। ACT हमारे पास रिलेशनल फ्रेम थ्योरी पे बेस करती है जो कि फोकस करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे और ह्यूमन लैंग्वेजेस पे। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में हमें माइंडफुलनेस स्किल्स सिखाई जाती हैं। और माइंडफुलनेस स्किल्स क्यों सिखाई जाती हैं? इसलिए ताकि हमारी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो। जब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हम किसी भी सिचुएशन में उसके अकॉर्डिंग एक्ट आउट कर सकेंगे और अपने बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकेंगे। The last one is dialectical behavior therapy. DBT was created to help treat the symptoms of borderline personality disorder. बेसिकली जो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है ये इसलिए बनाई गई थी ताकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सके। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमारे पास एक इमोशनल डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है जिसमें सुसाइडल आइडिएशंस भी होती हैं, सीवियर डिप्रेशन भी पाया जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। DBT कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है माइंडफुलनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इमोशनल रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस। ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये मिलके हमें सिखाते हैं कि किस तरह बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हमें कोपिंग स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। कोपिंग स्किल्स इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह कोप किया जा सके और एक बेटर लाइफ गुजारी जा सके। यहाँ तक तो हमने बात की टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी के, हमारे पास बिहेवियर थेरेपी की क्या क्या टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स। Following are the techniques used in behavior therapy. The one is classical conditioning and the second one is operant conditioning। जैसे कि हमें पता है जहाँ behavior की बात होती है वहाँ conditioning की बात की जाती है। So classical conditioning and operant conditioning ये दो वो major techniques हैं जो कि हमारे behavior को treat करने के लिए use की जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के दरमियान में जो एसोसिएशंस फॉर्म की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी एक न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है जिसकी वजह से हमारे पास एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है। और जब हम बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं, उसी स्टिमुलस को रिपीट करते हैं, तो वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उस पे भी रिस्पॉन्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी वो रिस्पॉन्स जो हमारे पास एक
रियल स्टिमुलस पे आ रहा था, वही रिस्पॉन्स हमारे पास एक न्यूट्रल स्टिमुलस पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी एसोसिएशन क्रिएट हो गई। अब जिस तरह एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि आइवन पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट डॉग वाला जो कंडक्ट किया गया था, उसमें क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और उसमें एक डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया जाता था। अब क्या है, उसका नेचुरल स्टिमुलस ये है कि फूड उसके सामने प्रेजेंट होगा तो स्लाइवेशन स्टार्ट होगी। स्लाइवेशन उसका रिस्पॉन्स हो गया, जो कि वो एक स्टिमुलस पे दे रहा है, स्टिमुलस उसका फूड है। लेकिन जब उसके फूड को एक बेल के साथ अटैच कर दिया जाता है, एक बेल के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, यानी बेल रिंग होगी, देन उसको फूड प्रेजेंट किया जाएगा एंड देन ही स्लाइवेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, जो हमने उसके साथ अटैच कर दिया। अब जब बेल को हमने उसके साथ अटैच कर दिया, बार 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 यही चीज़ रिपीट की गई, तो वो एसोसिएशन क्रिएट हो गई। अब एसोसिएशन क्या क्रिएट हुई है कि वो जो डॉग है वो बेल पे भी, जब अभी सिर्फ बेल ही बजी है, फूड प्रेजेंट नहीं हुआ, वो स्लाइवेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस है ये जाके अटैच हो गया हमारे रिस्पॉन्स के साथ, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस ने भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में भी बिहेवियर को अल्टर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी क्या होती है, पेयरिंग एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर विद अवर्सिव स्टिमुलस, यानी एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को किसी अवर्सिव स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है, हम उसकी अल्कोहल को अगर एसोसिएट कर देते हैं किसी नोज़िया इंड्यूसिंग ड्रग के साथ, जब जब वो अल्कोहल लेगा उसे नोज़िया स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, ये उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये कि उसके लिए एक अनडिज़ायरेबल थिंग हो रही है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए अपनी जो ड्रिंकिंग की हैबिट है उसको क्विट कर देगा, यानी बिहेवियर मॉडिफाई हो गया अवर्जन थेरेपी से। सेकंड जो इसमें टेक्निक आ जाती है वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग इज़ एक्सपोजिंग पीपल टू रैपिडली फियरिंग थिंग्स, यानी वो चीज़ें जिनसे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ है, जो चीज़ उनके अंदर एक खौफ तारी कर देती है, उसको उससे उसका मुकाबला करवाना, या उससे उस चीज़ को उस इंसान के सामने एक रैपिडली लेकर आना, फ़ौरन से उसको उस चीज़ का सामना करवा देना, हमारे पास फ्लडिंग की टेक्निक है। एंड द लास्ट टेक्निक इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हमारे पास वो टेक्निक है जिसमें हम लिस्ट डाउन करते हैं व्हाट आर आवर फियर्स, वो चीज़ जिससे हमें सबसे कम डर लगता है, एंड देन वो चीज़ जिससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब लिस्ट डाउन कर लिया उसके बाद फिर हम लीस्ट जो हमारे पास फियर इन्वॉकिंग ऑब्जेक्ट्स है उससे स्टार्ट करते हैं और मोस्ट फियर इन्वॉकिंग ऑब्जेक्ट की तरफ उसको लेकर जाते हैं, और इस तरह उसे उसके फियर के सामने रियलाइज़ करवाते हैं दैट दिस फियर इज़ नथिंग, यू कैन गो and you can live your life, you can do whatever you want, these fears are nothing. This technique is systematic desensitization, जो यूज़ की जाती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन हाउ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की जाती है। रीइंफोर्समेंट मतलब किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स करना, किसी डिज़ायरेबल बिहेवियर को जब हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, लेकिन जब हम किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पनिशमेंट की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ओपन कंडीशनिंग फोकस करती है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के फिनोमेना पे, जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज इन ओपन कंडीशनिंग। नंबर 1 इज़ कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट में हमारे पास एक फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान में, जिसमें हमारे पास लिखा होता है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, क्या रीइंफोर्समेंट दी जाएंगी, क्या पेनल्टीज़ डाली जाएंगी। ये एक फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये यूज़ किया जाता है हमारी बिहेवियर थेरेपी में, बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। और हमारे पास कंटिजेंसी मैनेजमेंट जो है ये एक इफेक्टिव टेक्निक है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। सेकंड टेक्निक जो इसमें यूज़ होती है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी स्टॉप रीइंफोर्सिंग, कोई ऐसा बिहेवियर जो हमें अनडिज़ायरेबल फील हो रहा है, लाइक वी डोंट वांट दिस बिहेवियर। अगर एक बच्चा चीख रहा है
और हम नहीं चाहते कि वो बच्चा चीखे तो हम उसको रीइंफोर्स करना छोड़ देंगे। इंस्टेड हम उसको पनिश करें, हम उसको कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, हम उस बिहेवियर को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मॉडलिंग। Modeling means to observe someone and to model their behavior, to model others' behavior. Learn through observation or modeling other behavior, यानी कि किसी दूसरे को हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या बिहेवियर वो शो कर रहा है और फिर हम उसको कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह हमने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लाइक अगर हम गर्ल्स की एग्जांपल ले लें तो गर्ल्स जो हैं वो अपनी ही मदर को देखती हैं, मदर को एज अ रोल मॉडल रखती हैं। क्या उनका रहने का स्टाइल है, क्या उनका चलने का स्टाइल है, क्या उनका बात करने का स्टाइल है, वो सब ऑब्जर्व करती हैं एंड देन दे अप्लाई, दे ट्राई टू वॉक लाइक देम, दे ट्राई टू टॉक लाइक देम। दिस इज़ मॉडलिंग टेक्निक। मॉडलिंग टेक्निक हमारे साइकोलॉजी में बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है टोकन इकोनॉमी। अब टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी इज़ लाइक when someone is showing desirable behavior, you are providing some token। अगर किसी बच्चे ने कोई अच्छा बिहेवियर शो किया, आप उसको एक टोकन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो टोकन क्या है? अगर आपने उसको टोकन प्रोवाइड किया है, वो टोकन बाद में टोकन को एक्सचेंज करता है उन चीज़ों से जो कि उसके लिए डिज़ायरेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को आपने एक टोकन प्रोवाइड कर दिया है, उसने होमवर्क अच्छा किया, आपने उसको टोकन प्रोवाइड कर दिया, अब बाद में वो टोकन आप एक्सचेंज करें किसी कैंडी से या किसी डिज़ायरेबल टॉय से, तो ये उसके लिए बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंस्टेड अगर एक बच्चा जो कि नहीं अपना होमवर्क कंप्लीट करा या फिर अपना जो बिहेवियर है वो सही से शो नहीं करा, तो आप उसको मॉडिफाई करने के लिए अब आप जो टोकन देंगे मे बी दैट इज़ अ नेगेटिव टोकन। अब वो जो नेगेटिव टोकन है वो उसके लिए क्या है, वो उससे उसके कोई डिज़ायरेबल चीज़ ले लेगा। अब जो चीज़ उससे जो डिज़ायरेबल चीज़ उससे ले ली गई है, उससे क्या होगा कि उसको पता होगा नेक्स्ट टाइम उसने अपना बिहेवियर जो है वो अच्छे से शो करना है, नेक्स्ट टाइम उसने अपना जो होमवर्क है वो टाइम पे कंप्लीट करना है, ताकि जो बेनिफिट दूसरे बच्चों को मिला है वो उसको भी मिल सके। सो दिस इज़ टोकन इकोनॉमी, यानी टोकन के बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। इसके थ्रू आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। ये सब हमारे पास बिहेवियर को मॉडिफाई करने की टेक्निक्स थी। अब हमारे पास आ जाती है इफ़ेक्टिवनेस। बिहेवियर थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इफ़ेक्टिव है भी या नहीं है। सो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव थेरेपी। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी कंसिडर किया जाता है इसको। अबाउट 75% पीपल गेट बेनिफिट फ्रॉम CBT। 75% लोग जो हैं वो CBT से इतना फ़ायदा उठाते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस बेटर हो जाती हैं। प्ले थेरेपी इज़ इफेक्टिव इन चिल्ड्रन एजेस 3 to 12 ईयर्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्ले थेरेपी जो है वो उन बच्चों में इफेक्टिव है जिनकी एजेस 3 to 12 ईयर्स के दरमियान हैं। बिहेवियर थेरेपी इज़ इफेक्टिव इन PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड फोबियाज। I hope everything is clear. If there is any question, you can ask in comment section. If you like our video, like our channel, subscribe our channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.